नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अक्सर ऐसा होता है कि किश्ती वहां डूबती है जहां पानी कम होता है, और ये बहुत से शायरों ने, कवियों ने इस बारे में लिखा है। आपने भी पढ़ा होगा। सवाल ये है कि क्यों ऐसा होता है। दो कारण जो मुझे समझ में आते हैं, वो दो कारण हैं। एक, अति आत्मविश्वास नाविक का, क्या ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो पार ही कर लेंगे। जब गहरे पानी में कुछ नहीं हुआ तो कम पानी में क्या समस्या होगी। दूसरा कारण है, जो परिस्थितियां हैं उनकी जो चुनौती है उसको नज़रअंदाज करना। और ये जीवन के हर क्षेत्र में ये बात लागू होती है। और लेकिन मैं बात तो आज हमेशा की तरह राजनीति की करूँगा। राजनीति में ये कुछ ज़्यादा लागू होती है। अगर आप अपने विरोधी को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो फिर आप समस्या में फंस जाते हैं, और ये समस्या आपकी क्रिएट की हुई होती है। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव से अभी इसको जोड़कर नहीं देख रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। देखिए, बिहार की राजनीति को समझिए। 1990 से 2024 हो गया, यानी 34 साल लालू प्रसाद यादव का परिवार और नीतीश कुमार, ये दो जो है मुख्यमंत्री रहे, शासन चलाते रहे। 34 साल का शासन बहुत बड़ा होता है। अब चूंकि एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बटी हुई है लालू प्रसाद यादव के परिवार और नीतीश कुमार के बीच में, इसलिए बंगाल जैसा इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो 34 साल के सीपीएम के, यानी लेफ्ट फ्रंट के शासन के बाद हुआ था। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को बिहार में बीच बीच में वेंटिलेशन मिलता रहा। लालू को हटाकर नीतीश कुमार आ गए, फिर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ आ गई, शुरू से ही साथ थी। जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं, बीजेपी के कारण ही वो मुख्यमंत्री बन पाए हैं, और आज भी बीजेपी के कारण ही मुख्यमंत्री हैं। बीच में वो छोड़कर चले गए तो लालू प्रसाद यादव के साथ मिल गए, तो वहाँ फिर सरकार बन गई। वहाँ से भी छोड़कर ये क्रम चलता रहा। तो एक बदलाव बीच बीच में होता रहा, जिसने एंटी इनकम्बेंसी को शिखर पर पहुँचने से रोक लिया। लेकिन बिहार के लोग, बिहार का मतदाता परिवर्तन नहीं चाहता, ये अगर हम मान लेंगे तो ये हमारी गलतफहमी होगी। परिवर्तन तो चाहता है, चाहे लालू प्रसाद यादव की आरजेडी हो और चाहे नीतीश कुमार की जेडीयू हो या बीजेपी हो। ये उसकी पहली पसंद नहीं रह गए हैं, ऐसा वो बार बार संकेत देने की कोशिश करता है। इसलिए वो किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं देता। ये तीनों पार्टियां बिहार के मतदाता की मजबूरी हैं, क्योंकि उसके सामने और कोई विकल्प नहीं है। एक को हटाता है तो दूसरा आता है, दूसरे को हटाता है तो पहला वाला आ जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है अदला बदली सत्ता की चलती रहती है। अब एक बदलाव की उम्मीद नज़र आ रही है। बदलाव होगा कि नहीं मैं आज नहीं कह सकता। बदलाव की उम्मीद लेकर आए हैं प्रशांत किशोर। जन स्वराज के नाम से उन्होंने एक मंच बनाया है जो 2 अक्टूबर को, इसी साल 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो सभी 243 243 जो विधानसभा सीटें हैं बिहार विधानसभा की, उन सब पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो प्रशांत किशोर एक तरह से पॉलिटिकल एरिना में, मतलब दो तरह का पॉलिटिकल एरिना होता है, क्षेत्र होता है। एक वो जो चुनाव लड़ते हैं और एक वो जो चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव की रणनीति बनाते हैं। तो अभी उनका जो विशेषज्ञता है वो चुनाव लड़ाने की है। पहली बार वो चुनाव के मैदान में खुद उतरने जा रहे हैं, यानी कोच से सीधे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। तो ये यात्रा बहुत आसान नहीं होती। ये ट्रांजिशन जो है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि कोच के रूप में आपको बताना होता है कि क्या करना है, और खिलाड़ी के रूप में आपको उसे करके दिखाना होता है। तो ये चुनौती है प्रशांत किशोर के सामने। हालांकि वो जेडीयू के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो सिर्फ एक जेडीयू। हालांकि उन्होंने ये चुनाव का काम शुरू किया सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वहाँ से, और लोकसभा चुनाव 2014 का था जो था उसमें भी। उसके अलावा अलग अलग दलों के लिए काम कर चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस हो या वाईआरसीपी कांग्रेस हो, डीएमके हो, कई कई पार्टियों के लिए, उसके अलावा कांग्रेस के लिए काम कर चुके हैं। तो कई पार्टियों के लिए वो काम कर चुके हैं। ज़्यादातर मामलों में उनको सफलता मिली है। अब सफलता असफलता क्यों मिली, क्या उसके कारण थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। अब खेल बदल गया है प्रशांत किशोर के लिए। उनके लिए अब जो है बाउंड्री लाइन से बाहर खड़े होकर निर्देश देना, ये उनके लिए अब संभव नहीं है। अब उनको खेल के मैदान में उतरना है। तो उन्होंने पार्टी बना ली है। वो एकमात्र पार्टी होंगे, एकमात्र नेता होंगे बल्कि कहना चाहिए, जिन्होंने 65 दिन की लगातार पैदल यात्रा की है बिहार में। लगभग हर तहसील, ब्लॉक और ज़्यादातर गांवों तक पहुंचे हैं वो, और वो एक सर्वसमावेशी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों तक पहुंचे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जो राजनीति के टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी जो इलेक्शन मैनेजमेंट की क्षमता है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नैरेटिव बनाने की उनकी जो खूबी है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कागज़ पर देखकर लगेगा कि सब अच्छा अच्छा है। अब सवाल ये है कि वो खतरा किसके लिए है। राजनीति में सबसे पहली बात यही आती है जब कोई नई पार्टी आती है कि वो चुनौती किसे दे रही है, किसके लिए चुनौती बन रही है। तो क्या बिहार में प्रशांत किशोर आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन के लिए चुनौती बन रहे हैं, या बीजेपी जेडीयू गठबंधन के लिए चुनौती बन रहे हैं? तो प्रशांत किशोर ने इससे अपने को अलग रखने की कोशिश की है कि वो किसी एक गठबंधन के लिए चुनौती नहीं है। वो बिहार की जो राजनीति जिस तरह से चल रही है उसके लिए चुनौती है, और उससे राहत दिलाना चाहते हैं बिहार के लोगों को। वो एक नई तरह की राजनीति करना चाहते हैं। ये बात बोलते हुए थोड़ा मेरी ज़बान जो है लड़खड़ा रही है। मुझे तुरंत जो है चेहरा जो सामने मेरे नज़र के आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल का। लेकिन अरविंद केजरीवाल आज जहाँ हैं और जहाँ से शुरू हुए थे उस यात्रा को उन्होंने बड़े कम समय में बड़ी तेज़ी में पूरा किया। तो किसी का उदय और पतन इतनी तेज़ी से हो सकता है, ये अरविंद केजरीवाल को देखकर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो पूरी तरह से प्रशांत किशोर का उदय भी नहीं हुआ है, तो पतन की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। क्या होगा, किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, ये बाद की बात है। बात ये है कि वो एक विकल्प लेकर सामने आ रहे हैं। तो क्या लोगों को इस विकल्प पर भरोसा होगा? प्रशांत किशोर की चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए लोग बदलाव चाहते हैं तो इसलिए वो हाथों हाथ उनको ले लेंगे और उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। स्थापित पार्टियों को हटाना बहुत आसान काम नहीं होता। उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट का जो है सिस्टम बन जाता है। वो जो इकोसिस्टम है वो उसमें किसी नए को घुसने नहीं देता। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, बिहार की राजनीतिक दल हैं, जो उनको लोगों की नज़र में डिस्क्रेडिट करें। और डिस्क्रेडिट करने से ही उनका काम नहीं चलेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी को भी स्थापित करें कि हाँ हम बदलाव ला सकते हैं। तो उनकी नज़र जो है समाज के सभी वर्गों पर है, सभी से मिल रहे हैं, सभी से संपर्क कर रहे हैं, सब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो बात तक तो ठीक है, लेकिन भरोसा तब बनता है जब लोगों को लगे कि हाँ ये सचमुच जो कह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये जो फासला होता है कहने और कर सकने का, दरअसल वही परिवर्तन लाता है। जब लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये व्यक्ति, ये संगठन या ये पार्टी जो कह रही है वो कर भी सकती है, तब बदलाव आता है। क्या प्रशांत किशोर पर ऐसा भरोसा हो गया है? घोषणा कर ही चुके हैं 2 अक्टूबर को पार्टी बन जाएगी और वो चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। जो 2025 अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं विधानसभा के। इस समय गठबंधन दोनों जो है बने हुए हैं, आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ का, और इस तरफ बीजेपी जेडीयू का, और छोटी पार्टियां हैं 2-3, उनका गठबंधन बना हुआ है। नीतीश कुमार इस गठबंधन के नेता हैं और तेजस्वी यादव दूसरे गठबंधन के नेता हैं। तो दोनों पार्टियों के कोर वोट हैं। आरजेडी का कोर वोट मुस्लिम और यादव है। उसके अलावा जेडीयू बीजेपी का जो गठबंधन है उसका कोर वोट
सवर्ण जाति के लोग, अति पिछड़ा, और नीतीश कुमार की उम्मीद रहती है कि उनको मुसलमान भी मिल जाएगा, जो 2010 में मिला था उनको। उसके बाद से 2015 में इसलिए मिल गया कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे। 2020 में नहीं मिला। उनकी पार्टी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं जीता, लेकिन वो इस उम्मीद को छोड़ते नहीं, इसलिए वो सेकुलरिज्म की बात करते रहते हैं। उनको ये उम्मीद बनी रहती है कि बीजेपी के साथ रहने के बावजूद उनके साथ मुस्लिम वोट आएगा। अब ये एक तरह की अनहोनी होती है जो 2010 में हुई। उसका आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2010 में लालू प्रसाद यादव बहुत परेशान थे। उनको लग रहा था कि उनका मुस्लिम वोट चला जाएगा। तो भागलपुर में एक सम्मेलन हुआ। देवबंद से मौलाना लोग बुलाए गए और भागलपुर और बिहार के जो प्रबुद्ध लोग थे मुस्लिम समाज के, उनको बुलाया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद यादव का समर्थन करना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार आरएसएस के साथ चले गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए। तो उस समय मुसलमानों का जो रवैया था आज वो नहीं है, क्योंकि मिलने की उम्मीद और मिल जाने के बाद रवैया बदल जाता है। नेताओं ने कहा कि आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, वो आवाज़ थी करघे की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से 15 साल तक हम लोग कहते रहे कि बिजली दे दीजिए, करघे चलने लगे। नहीं सुना उन्होंने। नीतीश कुमार आए, उनसे कहा, उन्होंने सुन लिया। तो कहा करघे चल रहे हैं तो हमारा परिवार चल रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारी लड़कियों की शादी हो रही है, हाँ हमारा घर परिवार उससे चल रहा है। तो जब बचेंगे तब हिंदू मुसलमान करेंगे, अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो हिंदू मुसलमान करके क्या कर लेंगे। तो इसलिए माफ़ कीजिए। और उस चुनाव में मुसलमानों का वोट भाजपा के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार को मिला था। लेकिन वो नीतीश कुमार ने जो किया वो आगे चलकर वो तो उसका सामान्यीकरण हो गया कि वो तो मिल गया। अब अपेक्षा उनसे थी कि वो बीजेपी से दूरी बनाकर रखें। वो इस बात के लगातार संकेत देते रहे कि बीजेपी आरएसएस से दूर है, और नीतीश कुमार इसकी कोशिश करते रहे। इस हद तक कोशिश करते रहे कि गठबंधन न टूटने पाए। उसके अलावा वो अपनी अलग आइडेंटिटी को स्थापित करते रहे कि हमने मुसलमानों का साथ छोड़ा नहीं है, उनकी चिंता छोड़ी नहीं है। इसलिए आपको दिखेगा कि जब भी मुसलमानों का मुद्दा आएगा, नीतीश कुमार का स्टैंड अलग होगा, बीजेपी का स्टैंड अलग होगा, और बीजेपी के हिंदुत्ववादी किसी स्टैंड से वो अलग दिखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपको इस तरह के बयान दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से सुनने को मिल जाएगा। अब प्रशांत किशोर, क्या ये जो कोर वोट है दोनों गठबंधनों का, और इस कोर वोट में एक और वोट है जो बीजेपी और जेडीयू के साथ है, वो है महिलाओं का वोट, जो इस गठबंधन की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। सवाल ये है कि क्या ये महिलाओं का वोट, सवर्ण जातियों का वोट और अति पिछड़ों का वोट, इसके साथ मुसलमान वोट भी नीतीश कुमार को या एनडीए के गठबंधन को मिलेगा, बीजेपी के उम्मीदवार को मिलेगा, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जेडीयू को मिलेगा, इसकी उम्मीद छोड़ी नहीं है नीतीश कुमार ने। इसमें कितना बड़ा डेंट लगाते हैं प्रशांत किशोर। और दूसरी तरफ आरजेडी का जो कोर वोट है मुस्लिम यादव, उसमें क्या डेंट लगाने में कामयाब होंगे, उसमें क्या सेंध लगाने में कामयाब होंगे। ये चुनौती है प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी, कि जो कोर वोट हैं इन दोनों गठबंधनों के, उनमें कितनी टूट वो करा पाते हैं। दूसरी उनके सामने जो चुनौती है वो वही चुनौती है जो उत्तर प्रदेश में मायावती के सामने है। मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 2 बार और मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, और वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी 1995 में, कुछ महीने के लिए बनी थी। वो दिन और आज का दिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मायावती और बीजेपी का अंदर खाने कोई समझौता नहीं है, या मायावती को जिता देंगे तो वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती। ये विश्वास उसका बना ही नहीं। इसलिए वो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम जनाधार है उसको तोड़ने में सफल नहीं हो पाई, अभी तक नहीं हो पाई है।
उनको मुसलमान वोट मिला जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ 2019 में। उसकी वजह से 0 से 10 लोकसभा सीट पर पहुंच गई। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ज़्यादातर उनकी सीटें आई। प्रशांत किशोर के सामने क्या समस्या है? उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मतलब पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बीजेपी के साथ की, तो उनके विरोधी जोर शोर से बताते हैं कि ये दरअसल बीजेपी की बी टीम है। अब इस छवि से मुक्ति पाना प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, यादव तो उनके साथ आने वाला नहीं। जब तक तेजस्वी यादव के नेतृत्व से बिहार का यादव समाज निराश और हताश नहीं हो जाता, तब तक वो आरजेडी को नहीं छोड़ेगा। तो अब बचता है मुसलमान को यह भरोसा दिलाना जरूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, इसमें परसेप्शन का मामला है। और इसलिए चुनौती कह रहा हूं प्रशांत किशोर के लिए कि वो परसेप्शन बनाने, नैरेटिव बनाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो क्या अपने खिलाफ बने परसेप्शन और नैरेटिव को तोड़ पाएंगे? अगर तोड़ पाएंगे तो मुस्लिम वोट मिल सकता है, तो फिर वो आरजेडी का जो गठबंधन है उसमें सेंध लगाने में कामयाब होंगे। इसी तरह से इधर जो है वो क्या सवर्णों में और अति पिछड़ों में सेंध लगा पाएंगे? ये सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब खोजे बिना प्रशांत किशोर की पार्टी का भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, ये बता पाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन इतना तो कहा ही जा सकता है कि प्रशांत किशोर ने जो बिहार की राजनीति का पानी स्थिर हो गया था, उसमें एक पत्थर फेंक दिया है, लहर पैदा कर दी है। अब वो लहर कितनी दूर तक जाती है, कितना असर करती है, और कोई दूसरा पत्थर वो फेंक पाएंगे, क्या इस यथास्थिति को बदल पाएंगे, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी ये थी कि कांग्रेस का 15 साल से शासन था और कांग्रेस राज्य और केंद्र में दोनों जगह भ्रष्टाचार के आरोप में पूरी तरह से लिप्त थे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन चला, उससे एक माहौल बना, उसका फायदा मिला अरविंद केजरीवाल को। बिहार में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। बिहार में करप्शन को लोगों ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है कि कोई पार्टी ईमानदार नहीं है, और कोई भी पार्टी आ जाए ईमानदारी से शासन नहीं चलाएगी। तो करप्शन जो है वो सामान्य जीवन का अंग बन चुका है, तो करप्शन बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता जब तक कि करप्शन के मामले में कुछ लोगों को सज़ा न हो जाए। आप देखिए, लालू प्रसाद यादव को तो सज़ा भी हो गई, तब भी उनकी पार्टी को वोट मिलते हैं। चारा घोटाले में वो जेल काट कर आए हैं, अभी जमानत पर रिहा है, और पूरी संभावना इस बात की नज़र आ रही है कि उनके परिवार के बाकी कई लोग भी जेल जा सकते हैं किसी भी दिन। लेकिन उनकी पार्टी का जो कोर वोटर है वो डिगने को तैयार नहीं है। तो ये चुनौती है। भाजपा और आरजेडी के लिए चुनौती ये है कि वो निश्चिंत हैं कि प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में उनकी किश्ती कम पानी में डूब सकती है। ये अति आत्मविश्वास और ये अपने विरोधी की चुनौती को कम आंकना, ये दोनों गठबंधनों के लिए खतरा बन सकता है। तो एक बार पार्टी लॉन्च हो जाए 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की, उसके बाद किस तरह का रिस्पांस मिलता है, किस तरह की रणनीति में बदलाव ये दोनों गठबंधन लाते हैं आरजेडी के और बीजेपी के, उस पर निर्भर करेगा कि बिहार विधानसभा की सूरत 2025 नवंबर में कैसी होगी। लेकिन कुछ परिवर्तन तो होगा, यथास्थिति तो नहीं रहेगी। कितना बड़ा परिवर्तन होगा, किस तरह का होगा, ये आज उसकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।